Welcome students. Today we will start chapter 7 Conservation of Plants and Animals. इस चैप्टर में हम प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्या बायोडाइवर्सिटी है, नेशनल पार्क्स वगैरह एंड जितने भी जूलॉजिकल पार्क हैं, गार्डन्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंप्लीट जो पूरा प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में है और उनका सबका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है वो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. की पॉइंट्स आर, फर्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी देखेंगे. बायोडाइवर्सिटी होती है कि एक कोई भी एरिया है उसमें वैरायटी है. फ्लोरा फ्लोना जो भी हम पढ़ेंगे कि टर्म फ्लोरा फ्लोना क्या होती है. फ्लोरा नॉर्मली यूज़ की जाती है टिपिकली प्लांट्स के लिए एंड फोना जो टर्म यूज़ में की जाती है वो एक वाइल्ड लाइफ के लिए कि एक पर्टिकुलरली एक रीजन में किसी भी एरिया में जो भी एनिमल्स मिलेंगे उनका टर्म फोना बोला गया है एंड फ्लोरा टर्म से यहाँ प्लांट्स है. तो जितने भी एक एरिया में वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी होंगे, वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, वो सब कुछ मिला के बायोडाइवर्सिटी बनता है. तो उस बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं. इसके बाद नीड फॉर कंजर्वेशन, हमें प्लांट्स का एनिमल्स का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, स्पेसीज कितने टाइप की स्पेसीज होंगी, स्टेप्स टुवार्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं. फिर इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, इंडिया में वाइल्ड लाइफ जो है एनिमल्स की जो लाइफ है उसे किस तरीके से कंजर्व किया गया है. बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पढ़ेंगे, नेशनल पार्क्स क्या क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, रिफॉरेस्ट्रेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मेनली ये टॉपिक ऐसा है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, अपनी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर. मे बी आपने एसएसटी में भी एक पढ़ा होगा कभी. और रिफॉरेस्टेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम नॉर्मली न्यूज़पेपर में भी या कभी टीवी वगैरह में एड्स में भी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रिया एंड राज विजिटेड ए जू विद देयर पेरेंट्स. रिया एंड राज दो स्टूडेंट्स हैं जो जू देखने गए हैं, विजिट करने गए हैं विद द पेरेंट्स. रिया वंडर्ड हाउ ए जू इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नेशनल पार्क. रिया वंडर करती है कि एक जू है वो डिफरेंट है एक नेशनल पार्क से. रियाज फादर टोल्ड हर इन अ नेशनल पार्क वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. नेचुरल हैबिटेट हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है कि हैबिटेट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं खुद को, हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग है जो नेचुरली है. हम राजस्थान में रह रहे हैं तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसमें हम ढल चुके हैं और जो भी कोल्ड रीजन्स में लोग रह रहे हैं वहाँ वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं. तो ये हमारा हैबिटेट है. तो वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं वो उनके नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं नेशनल पार्क में. एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज वेयर इज अ जू वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन केजेस इन कैप्टिविटी. यहाँ पर जू में जितने भी एनिमल होंगे उनको सबको केज में रखा जाता है, बांध के रखा जाता है. और वेयर एज जब एक नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क में वाइल्ड एनिमल को इंडिपेंडेंसी होती है कि वो अपना कहीं भी जा सकते हैं, वो उनका नेचुरल घर है, जैसे हम अपने नेचुरली अपने घर में कहीं भी जा सकते हैं. इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ. अर्थ पर बहुत वैरायटी के प्लांट्स हैं एंड बहुत वैरायटी के एनिमल्स प्रेजेंट हैं. दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड. ये जो मैन काइंड है जो चल रहा है या फिर जो हमारी चली आ रही है, जो जनरेशन है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये. वी हैव रीड अबाउट द फूड चेन. फूड चेन हमने पढ़ा है, एक दूसरे से किस अकॉर्डिंगली डिपेंडेंट रहते हैं हम. फूड वेब भी यही होता है. एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर और प्लांट्स भी इंटरडिपेंडेंट है एनिमल्स पर. तो एक दूसरे पर सब चीज़ें डिपेंडेंट है. तो इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. द एक्सिस्टेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज एट स्टेक विदाउट दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये अगर बाकी की जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर ये नहीं होते हैं तो ह्यूमन बीइंग का भी कोई एक्सिस्टेंट नहीं है. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर लाइफ. दैट्स वाई कि जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है जानना. दिस इज द रीजन वी स्टडी अबाउट दैम एंड टेक केयर ऑफ दैम. तो ये एक पार्ट है कि हम इस चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं. जो क्वेश्चन आता है वाई क्वेश्चन मार्क कि क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना है, तो ये उसका आंसर है. चैप्टर स्टार्ट करते हैं.
देर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ. अर्थ पर बहुत टाइप के मिलियंस होता है. 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. तो यहाँ पर 1 मिलियन नहीं बोला गया, मिलियंस बोला गया है. तो मिलियंस ऑफ वेराइटी है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की. द प्लांट्स फाउंड टिपिकली इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर्म द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया. उस टर्म को फ्लोरा बोला गया है जहां पर हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं. देन द टर्म आती है फोना, रिप्रेजेंट द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया या फिर जियोग्राफिकल रीजन में एक पर्टिकुलरली अगर हम वाइल्ड लाइफ को देखें तो उसको एक नेम दिया गया है फोना. तो जहां भी हम फ्लोरा की बात कर रहे हैं दैट मीन हम फ्लावर से ले सकते हो. फ्लावर से याद रख सकते हो, फ्लोरा फ्लावर प्लांट्स पर होते हैं. तो जहां भी हम फ्लोरा की बात करेंगे वहां हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं. एंड जहां हम फोना बात कर रहे हैं वहां हम जितना भी वाइल्ड लाइफ है टोटल एनिमल का वो बात कर रहे हैं. तो बायोडाइवर्सिटी पर आते हैं कि द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जितने भी फ्लोरा है, जितने भी वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं एंड जितने भी वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया कंस्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. तो वो बायोडाइवर्सिटी बनाती है उस चीज को कि जहां पर सब चीज मिले आपको. अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 1.5 मिलियन अप्रॉक्स माना गया है जिसमें इंक्लूडिंग है प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, आर एस्टिमेटेड टू बी फाउंड ऑन द अर्थ. अप्रॉक्स माना गया 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं. बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो इंक्लूड देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट. बायोडाइवर्सिटी में अभी हमने पढ़ा है क्या क्या आता है. सारे प्लांट्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस एरिया के, लेकिन उनका सबका इंटर रिलेशनशिप है एनवायरमेंट के साथ. एनवायरमेंट बोल लीजिए, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग बोल लीजिए या फिर हैबिटेट बोल लीजिए, तो हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. नाउ नेक्स्ट पेज. बायोडाइवर्सिटी हैज अराइजन बिकॉज ऑफ द वेरिड क्लाइमेटिक जोन्स. बायोडाइवर्सिटी क्या है कि ये बायोडाइवर्सिटी क्यों हुई है. रीजन ये है कि क्लाइमेटिक जोन अलग अलग हैं और उसी अकॉर्डिंग हर जोन में जो भी प्लांट्स अवेलेबल होंगे उनका टाइप्स अलग हैं, जो भी एनिमल्स होंगे उनके टाइप्स अलग हैं. तो दैट्स वाई बायोडाइवर्सिटी आती है कि हर एरिया अलग अलग है, वहां पर फ्लोरा अलग होंगे, फोना अलग होंगे. द क्लाइमेट डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट सर्वाइव एंड फ्लोरिश इन अ पर्टिकुलर रीजन. अब ऐसा नहीं है कि वहां अगर किसी भी कोल्ड रीजन की हम बात करते हैं तो वहां पर जो प्लांट्स हो रहे हैं जैसे एप्पल है वो यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक क्लाइमेट डिसाइड करता है कि किस टाइप के प्लांट्स, किस टाइप के एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन में. तो बायोडाइवर्सिटी इज द नेचुरल वेल्थ ऑफ द अर्थ. अर्थ की एक नेचुरल वेल्थ बोला गया है बायोडाइवर्सिटी को. इट हेल्प्स टू मेंटेन ए बैलेंस इन द एनवायरमेंट. और बायोडाइवर्सिटी ही एक बैलेंस बना के रखती है एनवायरमेंट में. तो बायोडाइवर्सिटी है कि एक एरिया अलग कर दिया गया है कि इस एरिया में ये प्लांट्स अवेलेबल होंगे, ये एनिमल्स होंगे, सिमिलरली दूसरे एरिया में ये प्लांट्स होंगे, ये एनिमल्स होंगे. तो एक बैलेंस है एनवायरमेंट में. नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं. द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट और सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. एक अर्थ का एक हिस्सा जहां पर बायोडाइवर्सिटी है या फिर जहां पर लाइफ है. अब आपको शायद आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि जो अर्थ है, कंप्लीट जितना भी अर्थ है उसके सारे पार्ट पर ही लाइफ नहीं है. हम बहुत छोटे से हिस्से पर रहते हैं, बाकी जगह पर वाटर ही वाटर है. तो जितने भी हिस्से पर लाइफ है, जितने भी हिस्से पर बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज बायोस्फीयर. अगर कहीं भी हम बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं दैट मीन अर्थ का वो वाला हिस्सा जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो ए बायोस्फीयर कैन बी ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. बायोस्फीयर में क्या क्या हो सकता है? वेयर ए वेराइटी ऑफ प्लांट हो सकती है, वेराइटी ऑफ एनिमल्स हो सकती है, एंड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कैन बी फाउंड. इट कैन बी ए डेसोलेट डेजर्ट एरिया. अब इसमें क्या क्या आ सकता है? एक डेजर्ट एरिया भी आ सकता है वेयर वी डू नॉट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब अगर हम ये कहेंगे कि जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, यहाँ पर ऐसा एज सच कोई लिविंग मतलब कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहां पर इतना ना कोई एनिमल है ना ही इतना कोई प्लांट है. लेकिन ये फिर भी बायोस्फीयर में ही आता है क्योंकि हम भी रह रहे हैं डेजर्ट एरिया में. वेयर वी डू नॉट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट टुगेदर मेक एन इकोसिस्टम. बायोस्फीयर जब भी हम बात कर रहे हैं तो वहां हम बात कर रहे हैं कि जहां पर लाइफ है एक पार्ट ऑफ द अर्थ की.
लेकिन अगर हम लिविंग कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे चारों तरफ, जैसे जो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, सनलाइट है, वाटर है, या अपना एयर है, तो ये सारी चीजें नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अब जब इन चीजों को हम टुगेदर करते हैं देन क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम में क्या क्या एग्जिस्ट होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विद द ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और ये हमने पहले भी पढ़ा है 7th क्लास में भी कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। तो इकोसिस्टम एक कंप्लीट कब बनता है, जब लिविंग नॉन लिविंग सब कुछ टुगेदर हम बनाते हैं, तो वहां एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है। एक एक्टिविटी है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फोना इन योर एरिया, मेक अ लिस्ट ऑफ देम। आप किस एरिया में रह रहे हैं, हम डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर क्या क्या फ्लोरा, किस किस टाइप के जो प्लांट्स हैं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, आप उसकी लिस्ट बनाएंगे, एंड किस किस टाइप के एनिमल्स आपके एरिया में होते हैं, आप उसकी लिस्ट। तो इसमें ये करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। एक ऐसे फैक्टर जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, जिससे फर्क पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पर। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉज हार्म टू द अर्थ बायोडाइवर्सिटी। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हिंदी में हम सबको पता है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, पॉल्यूशन डेली बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज होता है तो जो इफेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स पर भी होता है, लाइफ पर भी होता है, जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, प्लांट्स पर भी होगा। और इसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल कैलेमाइटीज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी मिसयूज बोल सकते हैं हम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन नेम से पता है, फॉरेस्टेशन दैट मीन फॉरेस्ट बनाना, पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और प्लांट्स। तो द रिमूवल और कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द डिफॉरेस्टेड लैंड फॉर अदर पर्पज, कि अगर किसी भी जगह पर पेड़ हो रहे हैं तो उस जगह को से पेड़ों को काटना और उस खाली लैंड को फिर किसी और पर्पज के यूज में लेना। लाइक यहाँ तो वहां तो या कोई मॉल बनेगा या वहां कोई अदर बिल्डिंग बनेगी, तो किसी अदर पर्पज के लिए उस लैंड को यूज करना, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। कि जो जगह फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है वहां पर फॉरेस्ट हटाकर कुछ और बनाना। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, द डिमांड फॉर हाउसेज, फूड, अदर प्रोडक्ट हैज ऑल्सो इंक्रीज। या तो हाउस की डिमांड है तो वहां हाउस बनेंगे, या फिर अगर अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड है तो कोई वहां कंपनी स्टार्ट होगी, कोई मॉल स्टार्ट होगा। तो ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन इज डन बाय ह्यूमंस। रीजन कौन है डिफॉरेस्टेशन का, ह्यूमंस ही है, जो क्या करते हैं, टू फुलफिल देयर नीड फॉर लैंड। उन्हें जगह चाहिए जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इट इज डन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ सेवरल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो अपनी लाइफ फिनिश हो रही है उनकी, कुछ एनिमल्स हैं जिनसे उनका हैबिटेट, जिनसे उनका घर छीना जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो फॉरेस्ट है जिनके रहने की जगह है। तो डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग यही है कि फॉरेस्ट को काटना एंड बाय द मैन अपने अदर पर्पसेस के लिए उस डिफॉरेस्टेड लैंड को यूज करना, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। रीजन ह्यूमन बीइंग ही है, और रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट में प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही अपना हैबिटेट लॉस करना पड़ रहा है। तो ये है फर्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। ट्रीज आर कट इन द फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल टू क्लियर द लैंड फॉर सम यूजफुल पर्पज। जो ट्रीज हैं वो काटे जाते हैं एक बहुत बड़े स्केल पर, जिससे वो जो भी जगह है, लैंड है, उसे क्लियर किया जाए और अदर पर्पजेस के लिए यूज में लिया जाए। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। डिफॉरेस्टेशन के कुछ जो रीजन है वो नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैन मेड रीजन्स हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। तो अब हम कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट इज trees are cut down to get wood for fuel and timber for building houses, factories and bridges etc.
सबसे मेन ट्रीज को इसलिए भी काटा जाता है वुड लकड़ी के लिए, जिससे वो लकड़ी यूज आए या तो एज ए फ्यूल या तो जलाने के काम आए, या फिर कोई भी फर्नीचर वगैरह है हाउसेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ब्रिज वगैरह, उनमें काम लेने के लिए जो वुड है उसे काटने के लिए ट्रीज काटे जाते हैं। सेकंड, वही ट्रीज इस पर्पज से भी काटे जा सकते हैं कि उस जगह को भी खाली किया जाए जिससे उस पर कुछ और बनाया जा सके। तो सेकंड इज ट्रीज आर कट डाउन टू क्लियर लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, डैम्स एक्सेट्रा। किसी भी रीजन की वजह से काटा जा सकता है ट्री को। लैंड इज ऑल्सो क्लियर टू बी यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, कोई भी जो भी खेती है वो स्टार्ट करना, या फिर कोई भी नया इंडस्ट्री स्टार्ट करना, कोई भी नया सेटअप बनाने के लिए, तो उसके लिए भी लैंड यूज में लिया जा सकता है। फोर्थ इज डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो ऑकर्स व्हेन ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज। तो अब आपने देखा 4 कॉजेज हमने इस चैप्टर में है, जिसमें से ऊपर के 3 मैन मेड है एंड लास्ट वन इज नेचुरल कॉज है। तो ये नेचुरल चीज है, लेकिन मैन मेड डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन एक जब भी हो सकता है कि किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से, या फिर फॉरेस्ट फायर लग जाती है कभी कभी, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फिनिश हो जाता है। तो वो एक नेचुरल रीजन बहुत कम होता है, बाकी मैन मेड रीजन ज्यादा माने गए हैं कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के। इसके बाद आते हैं कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हैज सेवरल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। फॉलोइंग जो भी इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है डे टू डे। द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन चेंजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है उस जगह का, क्योंकि वहां पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है और रेनफॉल उतनी ही कम हो रही है। पेड़ जितने कम होंगे बारिश भी उतनी ही कम होती है और पोल्यूशन बढ़ता जाता है, तो इस अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन चेंजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इट इंक्रीजेस पोल्यूशन लेवल एंड डिक्रीजेस रेनफॉल। रेनफॉल कम होती है और पोल्यूशन लेवल बढ़ता जाता है। इम्बैलेंस इन एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेरिक गैसेज में इम्बैलेंस होता है। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यही बैलेंस बिगड़ गया है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट, दैट इज डेंजरस फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन कम होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, जो हमारे ऑल लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। इसके बाद थर्ड आते हैं पॉल्यूशन। सबसे मेन पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट रिजल्ट्स ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन द अर्थ। पॉल्यूशन में जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है एनवायरमेंट में, रिजल्टेंट क्या है कि जो प्लांट्स या ट्रीज जो भी अर्थ पर है उनका नंबर कम होता जा रहा है। सॉइल इरोजन की जब हम बात करते हैं तो लेस ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मीन होता है कि जब भी पेड़ काटा जाता है तो वहां की जो मिट्टी है वो ऐसे खिसक के कहीं और भी जा सकती है, कट जाना मिट्टी का। तो लेस ट्रीज, जितने पेड़ ज्यादा होते हैं तो वहां से मिट्टी का बहाव नहीं हो सकता है, मिट्टी कहीं भी नहीं जाएगी वहां की सॉइल। लेकिन अगर ट्रीज नहीं होते हैं तो जो सॉइल है वो भी ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। एज द रूट्स ऑफ ट्री बाइंड द सॉइल, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं ट्रीज जो होती हैं रूट्स की, एंड प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश्ड अवे बाय विंड और वाटर। या तो अगर कोई ज्यादा बाढ़ आती है तो उसमें बह जाती है मिट्टी, या फिर हवा से उड़ के चली जाती है। तो जो पेड़ जितने ज्यादा होंगे वो उतने जल्दी उतना ही ज्यादा बाइंड करके रखता है मिट्टी को। लेकिन अगर पेड़ नहीं है तो वो जो सॉइल है वो कहीं भी जा सकती है, या तो विद वाटर या विद एयर। इट लीड्स टू डिसर्टिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट बनता जाता है क्योंकि वहां पेड़ नहीं बचेंगे, खाली लैंड बचेगा तो वो डेजर्ट ही हो जाएगा। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज लॉस्ट, वाटर लेवल ऑफ सॉइल इज लोअर्ड। और वहां पर वाटर लेवल भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि पेड़ नहीं होते हैं तो वहां रेनफॉल उतना ही कम होगा, रेनफॉल कम होगा, वाटर लेवल भी उतना ही कम होगा। एंड सॉइल टेक्सचर इज डिस्टर्ब ड्यू टू नो ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस होता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंस होता है। ह्यूमस सभी ने पढ़ा है, 7th क्लास में बता चुकी हूँ मैं, जहाँ भी हमने सॉइल पढ़ा था डिटेल में वहाँ हमने ह्यूमस पढ़ा था। तो ह्यूमस बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए। जो प्लांट्स ही नहीं होंगे ह्यूमस फॉर्मेशन ही नहीं होगा। दैट्स वाई जो सॉइल इरोजन है वो रीजन बन जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से होने का। इसके बाद आता है टॉपिक नेचुरल कैलेमाइटीज।
डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, ड्रॉट्स एंड फेमाइंस। जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं उनका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो आंधी हो, कुछ भी हो। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द एटमॉस्फेयर रिटेन्स द हीट ऑफ द सन। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ती जा रही है, रिजल्ट क्या है, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा एंड ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही बढ़ रही है। तो दिस रिजल्ट इन अ हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लग गया है क्योंकि रेनफॉल नहीं रहेगा। हैबिटेट एंड वेजिटेशन लॉस, हैबिटेट जगह एनिमल्स के लिए उनकी जगह छिन रही है, एंड वेजिटेशन, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो वेजिटेशन किस चीज का, कहाँ से फूड और कहाँ से अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ नहीं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। और जब प्लांट्स, एनिमल्स, इनका नेचुरल हैबिटेट इनसे दूर हो जाता है तो वहां पर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। सेवरल फूड चेन्स एंड फूड वेब्स गेट अफेक्टेड ड्यू दिस इम्बैलेंस। बहुत सारी फूड चेन है और फूड वेब है जो अफेक्ट होती हैं इस इनबैलेंस की वजह से। इसके बाद डिस्टर्ब वाटर साइकिल, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है। द वाटर साइकिल गेट्स डिस्टर्ब ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पानी है वो बहुत ज्यादा इवेपोरेट होने लग जाता है और रेनफॉल भी कम होती है। द चांसेस ऑफ ड्रॉट इंक्रीजेस, सूखा पड़ने के चांस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। रिड्यूसिंग वाटर टेबल, अब जब पानी है ही नहीं, वाटर लेवल कम हो रहा है, वाटर साइकिल बिगड़ रहा है, तो वाटर टेबल है वहां भी जो भी है चेंज आता है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री कवर रेन वाटर कैन नॉट इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड टू चार्ज द एक्वाफायर। एक्वाफायर वर्क नहीं करता, एक्वाफायर हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इट लीड्स टू द लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इन द एब्सेंस ऑफ रिप्लेनिशमेंट। ये सारे टॉपिक मेनली आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये तो थे कुछ टॉपिक कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के लिए। 9 कंप्लीट टॉपिक हमने पढ़े हैं। क्लाइमेटिक चेंज पढ़ा है, इम्बैलेंस इन एटमॉस्फेरिक गैसेस, पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, नेचुरल कैलेमिटीज, ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट एंड वेजिटेशन लॉस, डिस्टर्ब वाटर साइकिल एंड रिड्यूसिंग वाटर टेबल। 9 है, एनी 5 विद द एक्सप्लेनेशन इनफ है इस टॉपिक के लिए। आप कोई भी 5 कर सकते हैं यार। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हम बार बार हमने पॉल्यूशन टॉपिक कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में भी 3rd पॉइंट पढ़ा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का थोड़ा सा डिटेल है इसमें। Pollution of natural resources such as air, water and soil is a threat to the survival of biodiversity. जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसके सर्वाइवल के लिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है। द केमिकल्स रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज पोल्यूट वाटर बॉडीज। ये हमको पता है, जो भी केमिकल्स रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से वो वाटर बॉडी जितनी भी है हमारे एटमॉस्फेयर में उन सबको अफेक्ट करता है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर खेती में भी जो पेस्टिसाइड्स यूज में लिए जाते हैं वो भी फर्टिलिटी को कम करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को। ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जितने ज्यादा व्हीकल हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेंट हो रहा है, एयर में भी, वाटर में भी एंड सॉइल में भी। तो ये है पॉल्यूशन। क्लाइमेटिक चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इन्हीं की वजह से टेम्परेचर है उसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता रहता है, रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो रहा है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर है हाई हो रहा है अर्थ का, और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। यही रीजन है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सच चेंजेस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो ये कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनका भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पर। इसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, फ्यूल, फर, वुड, रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट पर्पज एडवर्सली अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन वेस्टेज जिसको बोलते हैं, कि कुछ चीजों का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट भी होता है, चाहे पर्पज कोई भी हो, वो चीज भी अफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैज थ्रेटन्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ टाइगर। अब वही वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स अगर लोगों को चाहिए तो उसके लिए एक थ्रेट बन गया है कि टाइगर्स जो होते हैं, बियर्स हैं, फॉक्सेज हैं, राइनासोर और जितने भी अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका एक्सिस्टेंट को एक थ्रेट है कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है हमें चीजों को यूज करना ही करना है।
नेचुरल कैलेमाइट्स क्या है? नेचुरल कैलेमाइट जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आते हैं, साइक्लोन आते हैं, ड्रोट, सूखा पड़ जाता है जब बारिश नहीं होती है, हरिकेन, फ्लड, बाढ़ वगैरह, इनका सबका भी कंट्रीब्यूशन है कि बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। तो यहाँ हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कंप्लीट डिफॉरेस्टेशन, क्या रीजन है, क्या कॉजेज हैं, और किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी पर किस किस चीज का इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है। इसके बाद अब जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस अकॉर्डिंग होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमने नीड फॉर कंजर्वेशन कि हमें कंजर्वेशन क्यों जरूरी हो गया है हमारे लिए, वो पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज रेड डाटा बुक, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको रेड डाटा बुक के बारे में पूरा पढ़ना है। ये कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो।